जैसे कि आप सब जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर में आता है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे भयानक रात थी, जो भोपाल वासी, मध्य प्रदेश के वासी कभी इसको नहीं भूल सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है रिहैब टॉक विद डॉक्टर निदा खान एंड डॉक्टर सुमित सुरैया। आज हमारे पॉडकास्ट में जानी मानी हस्ती और रिनॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर सीमा रानी फिजियोथेरेपिस्ट, पिछले 20 वर्षों से भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ICMR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में सेवा दे रही हैं। वे भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़े 7.5 लाख से ज्यादा मरीजों को फिजियोथेरेपी सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन, कीनोट स्पीकर और आयोजक के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें बेस्ट क्लिनिशियन, फिजियो रत्न और कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिला है। डॉक्टर सीमा रानी फिजियोथेरेपी क्षेत्र में अपने अनुभव, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों के लिए जानी जाती हैं। तो मैम, आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? नमस्कार निदा खान, थैंक यू सो मच। रिहैब टॉक में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ पाई। चलिए, अब हम आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आपको 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस फील्ड में आकर, तो आपकी कैसी जर्नी रही, आपका कैसा सफर रहा, उसके बारे में आप कुछ बताएं। मेरी 20 साल की जर्नी बेवजह वैसे तो एक बहुत ही सीधे लम्हे से शुरू हुई थी, बट बहुत ही गहरे जज्बे में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि जब मैंने देखा कि लोगों को इतनी तकलीफ है और फिजियोथेरेपी से हम उन्हें राहत दिला सकते हैं, तो मैं इस चीज से बड़ी प्रेरित हुई। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि मेरे फादर को बैक पेन हुआ था और जमाने में हम गुजरात में थे, तो वहां हम बैक पेन की ट्रीटमेंट के लिए गए थे और वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। तब मुझे लगा सिर्फ MBBS नहीं है, फिजियोथेरेपी भी है। और हम उस जमाने के हैं जब हमारे फादर सोचते थे हर घर में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर वैसे भी मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन मेरे खून में है। तो मैंने बहुत मेहनत की और बहुत जिम्मेदारियों के साथ मैंने पढ़ाई की और फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया। और जब मैंने पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से ठीक होते देखा, तो मुझे लगा फिजियोथेरेपी सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है। और जब यही मेरे करियर का एक मोटिव हो गया था कि मुझे लोगों को एक जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है, मेरे जीवन की असली कहानी है। तो मैम, आप ये बताइए, क्या आज भी ऐसे गैस पीड़ित पेशेंट आपके पास आते हैं? क्या आज भी आपको वही सिम्टम्स उन पेशेंट्स में दिखाई देते हैं? बहुत सारे गैस विक्टिम्स आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनकी लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, आइज में इफेक्ट हुआ था, इवन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी थे। तो आज भी कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे जो DMD के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। DMD की केसेस भोपाल में बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे तो याद भी है, 2 पेशेंट्स थे जिनका नाम अमन एंड अमर, तो वो दोनों ब्रदर्स थे और दोनों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आया था, DMD के केसेस थे। तो काफ़ी दिन तक हमने उन्हें थेरेपी दी थी। आज भी उनके फादर उनको लेके आते हैं। एंड देर आर सो मेनी कार्डियक पेशेंट्स ऑल्सो, तो उनका कार्डियक रिहैब चलता है, CABG एंड और ये सब इतना आपको बाहर नहीं देखने मिलता जितना यहाँ पे है। COPD आपको गैस विक्टिम्स में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि वो लंग्स उनके कॉम्प्रोमाइज हो गए। जैसे कि हम सबको पता है कि आप भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एक गैस ट्रेजेडी सर्वाइवर के साथ काम करता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने उनके साथ काम किया, क्लिनिकली और इमोशनली आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये पूरा सफर? एक्चुअली सर्वाइवर्स के साथ जब काम करते हैं तो क्लिनिकली और इमोशनली दोनों ही बहुत चैलेंजिंग फेजेस थे। क्लिनिकली अगर हम देखें तो उन पेशेंट्स में आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज, न्यूरोमस्कुलर इश्यूज और एक क्रोनिक पेन और फटीग, जो कि उनका बहुत परेशान करता है उनको, इस तरह की कंडीशन होती है और उनके सिम्टम्स भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल से होती हैं, उनकी रिकवरी स्लो होती है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि हमें एक टास्क ओरिएंटेड उनका प्लान करना पड़ता है थेरेपी को। और अगर हम इमोशनली की बात करें तो वो जो परिवार है, उन लोगों ने उस रात में अपना सब कुछ खो दिया था। कुछ लोगों ने अपने परिवार खो दिए, कुछ लोगों ने अपने जीवन जीने का डायरेक्शन, जो उनका मोटिव होता है, वही खो दिया। ठीक है, तो कभी कभी जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी कहानियां सुन रहे होते हैं, हम भी इमोशनल हो जाते हैं। और कभी तो हम एक लिसनर हैं, कभी हम मोटिवेटर हैं और कभी हम काउंसलर बन जाते हैं। तो इससे मैंने सीखा कि फिजियोथेरेपी ना सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसल्स और जॉइंट्स का काम नहीं है,
ये पूरे इंसान की हीलिंग का प्रोसेस है। जैसे कि आपने गैस ट्रेजेडी पेशेंट्स इतने सारे देखे और आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें से कोई भी आप एक ऐसा इंसिडेंस हमें बता सकते हैं जो और भी लोगों के काम आए और जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनके भी काम आए? देखिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड थी, और ऐसे पल्मोनरी वार्ड में पेशेंट थे जो कि मैंने कम से कम 10-10, 11-11 साल तक देखे हैं। तो एक बड़ा हिलेरियस सा किस्सा है कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद एक पेशेंट आए, तो मैं बहुत मतलब मोटी हो गई थी। तो उन्होंने कहा आप तो बहुत मोटे हो गए, आप तो फिट रहते थे। तो मैंने कहा अब मैं फिजियोथेरेपी खुद की करूंगी तो फिट हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी ये जर्नी जानकर, बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है जैसे जैसे आपसे बात कर रहे हैं, और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है गैस विक्टिम के साथ काम करने का या उन लोगों की सेवा करने का। चलिए अब इसके साथ हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप बीएमएचआरसी जैसे 360 बेडेड हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी सर्विसेज का क्या विजन रखती है? मेरा विजन ये है कि फिजियोथेरेपी एक सिर्फ थेरेपी सर्विस ना रहे, ये मेरे हॉस्पिटल का बैकबोन रहे, यानी जो भी ट्रीटमेंट है उसका सेंट्रल पार्ट बनाना। हमारे यहाँ जैसे आईसीयू है, ठीक है, तो एडवांस ट्रीटमेंट्स उसमें हम लाएं, और पोस्ट ऑफ केयर में हमारा बहुत अच्छा रोल होता है, तो मैं उसे एक सेंट्रिक करना चाहती हूँ। एडवांस ट्रीटमेंट, क्लियर प्रोटोकॉल्स और स्ट्रॉन्ग टीम वर्क के साथ मैं ये चाहती हूँ कि पेशेंट सिर्फ रिकवर ना हो, वो अपनी पूरी फंक्शनल इंडिपेंडेंस के साथ अपने घर वापस जाए। जैसे कि आपने बोला कि एडवांस मशीन्स और एडवांस ट्रीटमेंट, तो हम देख रहे हैं आजकल प्राइवेट क्लिनिक्स में तो इनका बहुत क्रेज है। क्या ये सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? क्या आज भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, अभी अभी हमारे डिपार्टमेंट में लेजर मशीन आई है, और हमारे पास इतना अच्छा ट्रैक्शन है जो कि डिजिटल है, आप उसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल डिजिटल मशीन्स आर आल्सो कमिंग। क्लिनिशियन, ट्रेनर और कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन, इन रोल्स में से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलती है? इन तीनों में से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे क्लिनिशियन होने में ही मिलती है, क्योंकि मैं इतने साल से क्लिनिशियन ही हूँ। और मैं इसमें क्या होता है कि मैं पेशेंट की रिकवरी को सीधे अपने आंखों से देख पाती हूँ। ट्रेनर होते हैं तो हमें एक एम्पावरिंग लगता है जब हम कुछ ट्रेनिंग देने जाते हैं, एंड एज अ चेयरपर्सन कॉन्फ्रेंस में हमें एक लार्जर प्लेटफॉर्म भी मिलता है। बट मेरे दिल को सुकून तभी मिलता है जब मैं पेशेंट को बेहतर होते हुए देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स को ट्रेन करते वक्त आप उनके अंदर कौन सा स्किल सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं? स्टूडेंट्स को ट्रेन करते वक्त मुझे लगता है कि सबसे जरूरी आज के जमाने में क्लिनिकल रीजनिंग है। ठीक है, टेक्निक्स तो सब सीख जाते हैं, बस सही वक्त पर कौन सी टेक्निक यूज करके हम पेशेंट को बेहतर बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, तो आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं सीखने के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए? आपका क्या मानना है या आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? देखिए, वर्कशॉप बहुत ही अच्छी चीज है। आप एक जगह पे आप ट्रेन हो सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे हम भी क्लासेस लेते हैं सबकी, जैसे वी आर 4 फिजियोथेरेपिस्ट, तो हम लोगों की सबकी डेज डिवाइडेड हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। एज आई एम अ स्पेशलिस्ट इन पीएनएफ, तो मैं पीएनएफ की क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, माय फेशियल रिलीज, जो भी मेरे फोटे है जिस चीज में, मैं उसकी क्लास लेते हैं। वर्कशॉप्स आर वेरी गुड, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज। मुझे भी ऐसा लगता है कि वर्कशॉप बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज ऐसा है जो हमें पूरा ग्रेजुएशन के टाइम पे उतना नहीं मिल पाता है। कुछ स्किल्स ऐसी रहती है जो हमें अदरवाइज सीखनी पड़ती है, तो वर्कशॉप को तो हम बहुत सपोर्ट करते हैं। राइट, बिकॉज एडवांस ट्रीटमेंट जरूरी है। आपके न्यू रिसर्चेस आ रही हैं, तो हमें उसकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। हम पुराने नॉलेज को यूज करके आज के बोटे में नहीं लगा सकते। तो मैम, आपके हिसाब से आज के जमाने में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या है? मेरे हिसाब से आज के ज़माने में जो बिगेस्ट चैलेंज है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपने डेली वर्कलोड में बैलेंस करना। ठीक है, न्यू रिसर्चेज आ रही हैं, बट उसे प्रैक्टिकल तरीके से आप अपने ट्रीटमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैम, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को आप नेक्स्ट 10 ईयर में आगे कैसे बढ़ता देख रहे हैं? अगले 10 साल में मुझे लगता है फिजियोथेरेपी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा डिजिटल, डेटा ड्राइवन और सर्विस ओरिएंटेड बनेगा। तो जो भी क्लिनिशियन अपने एआई और क्लिनिकल स्किल को मिक्स करके इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारियां और मौके मिलेंगे। तो रिहैबिलिटेशन अपना टेली रिहैब ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आएंगे एज पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मैम, आपने जो मल्टीपल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, उनमें से एक मोमेंट जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो?
वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पर जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो है वुमेन आईएपी सेल की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें डब्ल्यूसीपीटी के प्रेसिडेंट से मुझे मिशेल लॉन्ड्री जी से रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशन का अवार्ड मिला था। और जब स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लगा ये मेरी पूरी सालों की मेहनत, मेरे पेशेंट का ट्रस्ट और ये जो मेरा डेडिकेशन है अपने प्रोफेशन के लिए, वो सब आज एक्नॉलेज हो रहा है। तो ये मेरे लिए एक ट्रॉफी नहीं थी, ये मेरी पूरी लाइफ की जर्नी का अप्रिसिएशन था। जैसे कि मैम सब जानते हैं आपको, आप बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके साथ साथ आपको रिसेंट में एक ब्यूटी पेजेंट भी मिला है, तो हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं। अभी आपको मिसेस ग्लैमरस एमपी 2025, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, किस मोमेंट ने आपको इंस्पायर किया, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। मिसेस ग्लैमरस एमपी पेजेंट 2025 की जो जर्नी है वो एक छोटी सी रियलाइजेशन से शुरू हुई थी। कभी कभी हम अपने रोल में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं। तो हम अपना काम तो कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, बट हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। तो एक दिन मैं अपने मिरर के सामने खड़ी थी, तो मुझे लगा कि मैं अपने सपनों को भी स्पेस दे सकती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं फौजी की बेटी हूँ, तो हिम्मत तो मेरे अंदर खून में है। तो इसी हिम्मत ने मुझे अपने स्टेज के फर्स्ट स्टेप तक पहुंचा दिया। और इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। मेरी मदर, माय फादर फ्रॉम यूनिवर्स एंड मेरे भाई भाभी। इवन मेरी भाभी को उस दिन कनाडा जाना था, तो उससे पहले 2 दिन पहले भी वो मेरी शॉपिंग करा के जानी थी। माई सिस्टर, शी इज़ वेरी सपोर्टेड। एंड लास्टली माई हस्बैंड, उनका फुल सपोर्ट था। कि वैसे तो एट द एज ऑफ 42, आई एम 42। हाँ, वैसे मुझे पता है कि मैं लगती नहीं हूँ बट इसमें भी मुझे लगा व्हाई नॉट, मैं कर सकती हूँ। और अगर अगर अपने अंदर जज्बा हो तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। आपकी जर्नी हम लोग के लिए काफी इंस्पिरेशन वाली रहेगी, और हम लोगों में से भी कुछ लोगों का फ्रेशर्स फिजियो है, बहुत सारे लोगों का सपना है, लेकिन वो अपनी हॉबीज को हम लोग कभी ना कभी और कहीं ना कहीं साइड में कर देते हैं और अपनी फील्ड को लेकर इतना फोकस होते हैं कि इस पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपकी जो लाइफ है और जो आपकी कहानी है और जो आपकी जर्नी है, ये हम सबको आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल की, और आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने काम को लेकर। तो अगर हम ये पूछें आपसे कि आपके जो पेजेंट प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, आपका टाइम, फिटनेस या कॉन्फिडेंस? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज टाइम था, बिकॉज घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट और साथ में अपने लिए वक्त निकालना, ये सब एक जुगलबंदी जैसा हो रखा था। कि मैंने उसको इस तरीके से मैनेज किया कि जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या देर रात तक कोरियोग्राफी करनी हो, तो मैंने उसके लिए टाइम निकाला। बट आजकल क्या होता है, कंसिस्टेंस रहना पड़ता है। जब तक आप किसी काम के लिए कंसिस्टेंट रह के टाइम निकालना, वही एक टफेस्ट पार्ट होता है। जब गोल क्लियर हो, पैशन स्ट्रांग हो, तो फिर जो आपके चैलेंजेस होते हैं वो भी मोटिवेशन में चेंज हो जाते हैं। और इसी सफर ने मुझे स्टेज तक पहुंचा दिया। तो मैम, स्टेज पर वॉक करते वक्त एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक वुमेन लीडर, दोनों आइडेंटिटीज का क्या इम्पैक्ट था? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब मैं स्टेज पे वॉक कर रही थी, तो आई नो कि माई बॉडी पोस्चर, द ग्रेस एंड वॉइस, ये सब मैं साइंस की तरह समझती हूँ। तो मैं हर स्टेप कॉन्फिडेंट और कंट्रोल एंड माइंडफुल था। और जब मैं एक वुमेन लीडर की तरह वहां पे स्टेज पे वॉक कर रही थी, तो आई वॉज फियरलेस। तब मेरी वॉइस, मेरा जो प्रेजेंस था, वो मैं लुक आउट कर सकती थी। तो इन दोनों एक्सपीरियंस ने ही मुझे स्ट्रेंथ दी। और जब मैं स्टेज पे चल रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी यहाँ पे पूरी स्टोरी, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी, स्ट्रेंथ और एम्पावरमेंट लेके चल रही हूँ। तो जैसे कि मैम अभी अपन ने बात करी स्टेज पर वॉक की, अब वॉक के बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस ब्यूटी पेजेंट में ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में भी हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल, इसका बहुत डायरेक्टली इफेक्ट है हमारे उसमें, अपने लाइफ में। बिकॉज फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में इसका डायरेक्टली इफेक्ट है। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस। जब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रूमिंग हो जाती है, तो आपको पता है कि फिजियोथेरेपी एक कम्युनिकेशन वाला फील्ड है। तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने कम्युनिकेशन में। और पेशेंट भी जब देखता है ना कि एक थेरेपिस्ट है जो कि बहुत कंपोज है, काम है, तो वो हमें और अच्छे से समझता है, हमें इजी होता है ग्रूमिंग करने में। हमारा वार्म कम्युनिकेशन हो जाता है अपने टीम लीडर्स के साथ। तो इट डायरेक्टली इफेक्ट्स अस। तो मैम, आप हॉस्पिटल और पेजेंट प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे मैनेज किया था आपने, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
देखिए, सीक्रेट सिंपल था, प्लानिंग, प्रायोरिटीज एंड डिसिप्लिन। जब आप प्लानिंग के साथ चलते हैं ना, तो आपका वर्क भी इफेक्ट नहीं होता है और आप अपने सपनों को और अपने ड्रीम्स को भी जी सकते हैं। तो मुझे जो भी टाइम मिलता था, जैसे लंच ब्रेक है तो मैंने वॉक की प्रैक्टिस कर ली, लेट नाइट कोरियोग्राफी कर ली कि वॉक पे कैसे स्टेज पे वॉक करना है, ठीक है। और मेरा फिटनेस का रूटीन जो मॉर्निंग में था, जल्दी उठ के जिम चले जाना, वो सब कर लिया। तो अब क्या हुआ कि इट विल बी ईजी फॉर मी, मुझे इतनी परेशानी नहीं आई कि हाँ टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। और इस जर्नी ने मुझे सिखाया कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच में अपने सपनों को टाइम देना चाहिए। कभी कभी एक स्टेप, एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो मेरा मानना ये है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसे हवा में उड़ के नहीं आता है, ये आपके सेल्फ बिलीव और ग्रोथ के साथ आता है। तो मैम, जब आपने ब्यूटी पेजेंट का क्राउन जीता तो आपके पेशेंट और आपके कॉलीग्स का क्या रिएक्शन था? जब मैं ये ब्यूटी पैजेंट का क्राउन मैंने जीता था तो बड़ा ही हार्ट टचिंग था। जब मैंने मेरे पेशेंट्स थे, उनका कहना था कि मैडम आप तो हमें रोज वॉक सिखाते हैं और आज आप अपनी लाइफ की इतनी बड़ी वॉक आपने करके दिखाई। और मेरी कलीग्स ने मेरे लिए केक कटिंग, सेल्फीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। और जब मैं घर गई तो मेरी ऑलरेडी सोसाइटी की जो लेडीज थी, उन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मेरी मम्मी और जो सोसाइटी की लेडीज हैं, उन्होंने ये सब मुझे बुलाया कि टपरवेयर का एक प्रोग्राम है, आप आ जाइए। और मैं वहां गई और इट वॉज अ केक कटिंग सेरेमनी। इवन फिर उन्होंने सबने मुझसे मेरे एक्सपीरियंसेस पूछे कि कैसे क्या हर्डल्स आती हैं जॉब के साथ, आपने ये कैसे किया, और वॉक करने को भी बोला। मैंने वहां पे एक पैजेंट वॉक भी करके दिखाया। वहां पे एक लेडी थी और उनकी दो बेटियां हैं, मुझे आज भी उनकी बात याद है। बड़ी हार्ट टचिंग सी लाइन उन्होंने बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी बड़ी होके आपकी जैसी बने, और ये गॉड गिफ्ट है आंटी को कि आप उनके घर में हो। और मैं चाहूंगी कि जो भगवान हर घर में आपकी जैसी एक बेटी दे। मैम, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम अ डॉटर ऑफ समवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, हम सबको भी आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और ऐसे ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैम, आपको क्या लगता है ब्यूटी पेजेंट सिर्फ लुक्स का गेम है या पर्सनालिटी, डिसिप्लिन और माइंडसेट का भी है? मेरे हिसाब से जो लुक्स होते हैं वो आपकी एंट्री हो सकती है, बट डिसिप्लिन माइंडसेट ही आपको स्टेज पर जिता सकते हैं। स्टेज पे चलना, स्टेज पर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टोरी और वो प्रेशर हैंडल करने का तरीका, वो मैटर करता है। और जब हम पैजेंट में होते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आउटर लुक्स होते हैं वो आपकी एंट्री हो सकती है पैजेंट में, बट मेन जो होता है आपका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं। जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टोरी, आपका प्रेजेंस, यही आपको आगे तक ले जा सकता है। और बिकॉज आज के जो पैजेंट हैं वो उन वुमेन को सेलिब्रेट करते हैं जो पर्पसफुल भी हैं, ग्रेसफुल भी हैं, उनकी खुद की वैल्यू है, आइडेंटिटी है, तभी वो आगे जा सकते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज अ कोट फॉर दिस, प्रीटी फेसेस टर्न हेड बट पावरफुल माइंड टर्न टाइड्स। तो मैम, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की वुमेन प्रोफेशनल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने करियर के साथ ड्रीम भी परस्यू करना चाहती हैं? मेरा मैसेज है कि आज के टाइम में अपने जो सपने उनको कभी पेंडिंग मत रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, उसमें आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो अपने सपने हैं उनको खुल के जियो, थोड़ा अपना टाइम दो अपने लिए। और जो भी लेडीज हैं जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस और थोड़ा करेज रखती है, तो वो एक स्टेप आगे ले सकती हैं और अपने करियर और अपने ड्रीम्स को एक साथ एक्सेल कर सकती हैं। क्योंकि देयर इज अ कोट ना कि you don't need permission to shine, you just need to understand that you deserve it. तो मैम, आपसे मुझे ये समझ में आया कि अगर आपके अंदर करेज है तो आप ड्रीम और प्रोफेशन को एक साथ लेकर चल सकते हो। बिल्कुल। तो इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कैसे देखते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड प्लस स्ट्रॉन्ग बॉडी का कॉम्बिनेशन इन बोथ फिजियोथेरेपी एंड पेजेंट्री? फिजियोथेरेपी ने मुझे सिखाया कि हेल्दी बॉडी ही फ्रीडम है, रियल फ्रीडम है। जो मूवमेंट है, एनर्जी एंड रेजिलियंस। और जो पेजेंट्री है उसने मुझे सिखाया कि स्ट्रॉन्ग माइंड आपको कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल और प्रेजेंटेबल बनाता है। जब इन दोनों चीजों में जो कॉमन है दैट इज बैलेंस। अगर हमारी हेल्दी माइंड है और स्ट्रॉन्ग बॉडी, दोनों का बैलेंस अलाइन हो जाता है,
तो कैसा भी चैलेंज आए, आप किसी भी रोल में हो, आप बिल्कुल ब्यूटीफुली स्टैंड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके हिसाब से एक फिजियोथेरेपिस्ट का पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस पेशेंट ट्रस्ट को कितना इन्फ्लुएंस करता है? ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जब पेशेंट आपको देखते हैं और आप एक कंपोज्ड और प्रेजेंटेबल होते हैं, तो उनका जो ट्रस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर बढ़ जाता है। फिजियोथेरेपी एक हैंड्स ऑन प्रोफेशन है। यहाँ टच, कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न टेक्निक्स ये मिलके आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्फिडेंट होता है तो पेशेंट को उनके अंदर ऑटोमेटिकली फेथ आता है। वो आप जो एक्सप्लेन करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, तो वो उसको फॉलो इजीली करते हैं। तो मेन क्लिनिकल स्किल्स नहीं होते हैं, आपको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लेन कैसे करें, पेशेंट को समझ में आना भी जरूरी है। फॉर दैट मैटर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर एक मैसेज देना हो आपको फिजियोथेरेपी कम्युनिटी और वुमेन अचीवर्स दोनों को, तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है। अपनी स्ट्रेंथ को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। चाहे वो फिजियोथेरेपी का प्रोफेशन हो या अपने ड्रीम्स हो, उसे अचीव करने के लिए आपको जी जान लगा देनी चाहिए। चैलेंजेस आर देयर, बट उनको आपको ओवरकम करना आना चाहिए। अपने पैशन को स्पेस दो, अपनी आइडेंटिटी को शाइन करने दो। हर इंसान के अंदर एक हीलर, एक चैलेंजर और एक ड्रीम चेजर होता है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बस एक स्टेप, एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती है। सो बिलीव इन योर कैपेबिलिटी एंड शो द वर्ल्ड हाउ अनस्टॉपेबल लुक्स लाइक। तो जैसे कि मैम आपने अभी चैलेंजेस की बात करी, और हम चैलेंज को लेकर देखें तो आज से 20 साल पहले जब आपने फिजियोथेरेपी फील्ड को चूज किया था, उस टाइम पे तो एमबीबीएस का इतना ज्यादा क्रेज था, फिजियोथेरेपी को कोई जानता भी नहीं था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने फिजियोथेरेपी में जब फील्ड में आए तो आप क्या सोच कर आए, और आपको इसमें किसने डिमोटिवेट किया या किसने मोटिवेट किया, और आपने इस जर्नी में क्या सीखा, और हम लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? ये 2001 की बात है जब मैंने ये प्रोफेशन चूज किया था। इसके लिए जब मैंने बैक पेन का, जैसे मैंने बताया मेरे फादर को बैक पेन हुआ था, तो आई नो अबाउट फिजियोथेरेपी एंड आई वाज क्वाइट लाइक इसमें बहुत मैं उत्सुक थी कि इसमें क्या होता है। सीखने के लिए मैं वहाँ पे गई एंड आफ्टर फ्यू इयर्स में मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ था। और जब डॉक्टर्स ने इसका ट्रीटमेंट किया तो इट वाज अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बाय एमबीबीएस डॉक्टर्स, बट मेन था कि हमारा राइट साइड उनका वर्क नहीं कर रहा था एंड देयर इज अ पीसी टेरिटरी स्ट्रोक, तो उनका हेमियोनोपिया हो गया था। बट आई ट्रेन्ड हिम वेरी वेल। तो जब हमने 1 महीने बाद मेरे फादर वहाँ काम पे गए तो किसी को नहीं पता था कि वो उन्हें हुआ क्या था। सबको ये मालूम था कि शायद बुखार हुआ होगा, डेंगू मलेरिया होगा। बट मैंने उनकी इतनी एक्सरसाइज की, 1 मंथ की हमारी ट्रेनिंग थी कि अगर आपको राइट साइड से कोई आएगा तो आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना तो आपका कहने का मतलब है उनको राइट साइड से दिखता नहीं था? बिल्कुल, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था, 75% दिखाई नहीं पड़ता था। बट आई ट्रेन हिम, बैलेंस एक्सरसाइज मैंने कराई, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे मैंने इतना वर्क किया था कि अगर अचानक से कोई चीज आती थी वो समझ जाते थे। तो अब आप ये बताइए कि आपको किसने डिमोटिवेट किया या किसने मोटिवेट किया? एक्चुअली तो मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स में कभी किसी ने मुझे डिमोटिवेट किया ही नहीं है। इट्स अ वंडरफुल फील्ड और मेरे फैमिली में सब एजुकेटेड, एवरीबॉडी वाज नोइंग अबाउट फिजियोथेरेपी। इस फील्ड में हर इंसान 20 साल पहले भी जैसा पेशेंट के रिहैब में फायदा होता था, आज हम उससे 10 गुना आगे हैं। ठीक है, अब एडवांस टेक्निक से साथ लोग नहीं चाहते कि सर्जरी हो उनकी, वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक होना चाहते हैं। कौन चाहेगा कि आप इतनी इतनी मेडिसिन खाएं जिससे आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। फिजियोथेरेपी इज अ फील्ड विच इज आउटर, उससे आपका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता था। एवरीबॉडी इज कमिंग टूवर्ड्स द फिजियोथेरेपी। थैंक यू सो मच मैम आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपकी जर्नी हमारे जैसे काफी फिजियोस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हमने जाना गैस विक्टिम सर्वाइवर के साथ फिजियोथेरेपी का एक कितना बड़ा योगदान रहा, किस तरीके से आपने अपने ड्रीम और अपने करियर को साथ में एक्सेल किया, फिजियोथेरेपी में आपकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में हमने बात करी। तो जितने भी हमारे लिसनर हैं या हमें जो भी इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, उसके लिए आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन होगी हम लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।